चैनल विज्ञान ज्ञान में आज की कक्षा में हम सबसे पहले अभिसारी और अपसारी दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद दर्पण से किस प्रकार हम अलग अलग प्रतिबिंब बना सकते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं दर्पण की। कौन से अभिसारी दर्पण होते हैं और कौन से अपसारी दर्पण होते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, अभिसारी शब्द जो आया है वो अभिकेंद्रित करने से आया है, यानी वह दर्पण जो खुद पर आने वाली प्रकाश किरणों को एक जगह एकत्रित करने का काम करता है। देखिए, हमने एक दर्पण बनाया है, पहचान कर बताइए कौन सा दर्पण है। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो ये दर्पण हो सकता है आपने सही पहचाना हो, ये अवतल दर्पण है। और अब हम लोग इसका मुख्य अक्ष खींचेंगे। ये हमने इस दर्पण का मुख्य अक्ष खींच लिया। इस मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है जिसको कि हम फोकस कहेंगे। और अब क्या होगा, जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर इस दर्पण पर गिरेंगी वो परावर्तन के पश्चात इस फोकस से होकर जाएंगी। तो इस तरह से परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर गुजरेगी, इस तरह से। ठीक है, ये आ रही है। तो ये किरण आ रही है और ये जा रही है। मान लीजिए ऐसी ही एक किरण और है जो आ रही है। कुछ दिक्कत आ रही है इसमें। ये फोकस से होकर निकल गई। इसी तरह से मान लीजिए कि एक और प्रकाश किरण आ रही है और परावर्तन के पश्चात वो भी फोकस से निकल गई। तो आपको ये देखकर स्पष्ट हो रहा होगा कि जो भी प्रकाश किरण है वो एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही है, और यही गुण इकट्ठा होना ही क्या कहलाता है, अभिसरण करना कहलाता है। इसीलिए यही दर्पण जो है वो अभिसारी दर्पण होता है। ये इसकी अभिसारी प्रकृति को दिखाता है। अब हम लोग इसी तरह एक उत्तल दर्पण बनाते हैं और देखते हैं कि उत्तल दर्पण में क्या होता है। कोई जल्दी नहीं है, सुकून से आप बात को समझें। और इस बार हमने यहाँ कहीं फोकस बिंदु रखा है। अब की बार जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश किरण, ये हो गई। इसी तरह से हम एक और प्रकाश किरण यहाँ पर ले लेते हैं। तमाम सारी कहीं भी आप प्रकाश किरणें बना सकते हैं। एक प्रकाश किरण हमने यहाँ बना ली, ठीक है। ये सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएंगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको फोकस से गुजार दिया। ये देखिए, फोकस से गई। इसी तरह से ये वाली भी फोकस से होकर गई। और एक और किरण हमारे पास है, इसलिए उसको भी हम फोकस से गुजार रहे हैं। तो इस तरीके से ये हो गई हमारी आने वाली प्रकाश किरण, ये वापस जाने वाली।
ये आ रही है, ये आ रही है, ये वापस जा रही है और ये भी वापस जा रही है। ठीक है, अभी हम जो है यहाँ पर ये क्योंकि हमने पीछे की तरफ बढ़ाया है इसलिए ये सब टूटी रेखाएं होंगी, तो इनको टूटी रेखाएं कर देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। लेंस की दर्पण की पालिश को कोई भी प्रकाश किरण पार नहीं कर सकती। और अब आप देखें तो इसने क्या किया है, समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को फैला दिया है। सबसे पहले ये दर्पण हमारा जो है वो कैसा है, उत्तल दर्पण है, और क्योंकि इसने प्रकाश किरणों को फैला दिया है इसलिए ये अपसारी दर्पण होता है। इसी हिसाब से इनके उपयोग भी निर्धारित होते हैं। तो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकस करने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे और प्रकाश किरणों को फैलाने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब टार्च में जो रिफ्लेक्टर लगेगा वो अवतल दर्पण का होगा और रोड लाइट में जो रिफ्लेक्टर लगेगा वो हमारा उत्तल दर्पण का होगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ आई होगी। अगले बिंदु पर चलते हैं और बात आ रही है कि फोकस क्या चीज़ होती है। तो ये परिभाषा खूब आती है बोर्ड के परीक्षा में। ध्यान रहे, दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात या तो एक बिंदु पर वास्तविक रूप से मिला देता है या ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी बिंदु से मिल रही हैं। यही बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है और फोकस को F से प्रदर्शित करते हैं। फोकस बिंदु को F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये F बिंदु है, यहाँ पर ये F बिंदु है। तो ये भी क्लियर हो जाएगा आपको कि उत्तल दर्पण के लिए फोकस बिंदु जो है वो दाहिनी तरफ होता है ध्रुव से। ये ध्रुव है जहाँ पर मुख्य अक्ष जो है वक्रता के जहाँ पर मुख्य अक्ष दर्पण को काट रहा है उसको हमने कह दिया है ये ध्रुव है, P पोल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो जो फोकस बिंदु है वो किस तरफ है, उत्तल दर्पण में दाहिनी तरफ और अवतल दर्पण में बाईं तरफ मुख्य फोकस होता है। बात आती है फोकस दूरी क्या होती है। तो यही इसी पोल से फोकस के बीच की जो दूरी है इसी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहता है, फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर एक चिन्ह परिपाटी भी प्रचलित है। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी को धनात्मक और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी को ऋणात्मक लिया जाता है। ध्रुव के दाहिनी तरफ, जैसे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सेस को देखें तो यहाँ दाहिनी तरफ जो है वो प्लस होता है, बाईं तरफ जो है वो माइनस होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी चलते हैं, बस इस बिंदु को क्या मानते हैं, ध्रुव मान लेते हैं, पोल मान लेते हैं। ठीक है, तो दाहिनी तरफ की दूरियां धनात्मक और बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम बात करते हैं हमारे उत्तल दर्पण की, इस तरीके से उत्तल दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण में जो फोकस आएगा वो यहाँ कहीं आएगा फोकस, और ये जो दूरी ली जाएगी, ये जो दूरी ली जाएगी ये धनात्मक होगी। तो ध्यान रहे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगर यहाँ पर अवतल दर्पण लिया जाएगा इस तरीके से, तो इस अवतल दर्पण के लिए हम लोग ये मान लीजिए हमने ये इसका मुख्य अक्ष रखा है और इसका जो फोकस होता है वो इस तरफ होता है। अब ये जो दूरी है, ये वाली दूरी कैसी लेनी पड़ेगी हमको, ऋणात्मक। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी, ये हमारा उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी धनात्मक होती है, और ये हमने लिया है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हम लोग ऋणात्मक ले करके चलेंगे। ठीक है, तो ये निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर हमने बताया है। ये वाला हमारा एक्स अक्ष
और ये वाला हमारा वाई अक्ष। तो वाई अक्ष की भी बात आएगी, वो जब आएगी तब आपको बताएंगे, आवर्धन जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और बात आ रही है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना समझना बहुत आसान है, क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव एक ही प्रकृति का प्रतिबिंब बनाता है। ये प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वस्तु से आकार में छोटा होता है और आभासी होता है। आइए जल्दी से इसको ज़रा देख लेते हैं। आपको तीनों नियम याद होंगे, जिन नियम के आधार पर हम लोग ये किरण आरेख बनाएंगे। इस चित्र को हम लोग किरण आरेख कहते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी मुख्य अक्ष निर्धारित कर लेंगे, और मुख्य अक्ष निर्धारित करने के बाद हम इस मुख्य अक्ष पर बिंदु रख देंगे। ये हमारा एक बिंदु हो गया, एक बिंदु ये हो गया, और इस तरफ हमको वस्तु रखनी है। तो आइए देखते हैं ज़रा, ये हमारी वस्तु हो गई। प्रतिबिंब बनाने के लिए बहुत आसान प्रक्रिया है। नियम याद रखें, 3 नियम होते हैं, उन्हीं का प्रयोग करेंगे। जो प्रकाश किरण वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के पश्चात उसे कहाँ से जाना चाहिए, फोकस से जाना चाहिए। इसलिए हमने उस बिंदु को क्या किया, उस किरण को फोकस से गुजार दिया, और पीछे की तरफ की ये जो रेखा होगी ये हमेशा टूटी रेखा होती है, क्योंकि मैंने बताया कई बार कि दर्पण की पालिश को कोई भी प्रकाश किरण पार नहीं कर पाती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर एक टूटी रेखा बना दी गई। ये आने वाली किरण और ये परावर्तित होकर जाने वाली किरण। इसके बाद एक प्रकाश किरण और बनाएंगे, जो कि इस दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, एकदम वक्रता केंद्र से होकर गई है ये प्रकाश किरण, ये जा रही है, और यही किरण अपने मार्ग में वापस आ रही है। तो 1 मिनट ज़रा इसको दोबारा से बना ले, 1 मिनट का समय दीजिए, इसको एक बार दोबारा से बनाते हैं, क्योंकि वो किरण जो है थोड़ी छोटी बनी थी। तो यहाँ से देखें, प्रकाश की एक किरण है जो कि अपने वक्रता केंद्र से, ओहो, ये ठीक है, अभी भी थोड़ी गलत हो गई। नहीं भाई, ये किरण सही नहीं बन रही। चलिए आड़ी टेढ़ी ही सही, थोड़ा पेन से बनाने की कोशिश करते हैं। प्रकाश की ये किरण सीधा आएगी और कहाँ से जाएगी, ये 2F से, ये F है, ठीक है। बस 1 मिनट, लगभग बन गया है। शाबाश। तो ये प्रकाश की किरण हो गई, और ये भी, क्योंकि ओहो, प्रकाश की किरण हो गई, और ये भी प्रकाश की किरण जो है वो पीछे की तरफ बढ़ाई गई है, इसलिए इसको भी हम टूटी रेखा में परिवर्तित कर देंगे। थोड़ा मुश्किल हुआ इसको बनाना, आपको भी प्रयास करना पड़ेगा कई बार इसी तरह से, और बार बार के प्रयास से आप प्रतिबिंब बना पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये किरण आ रही है और परावर्तन के पश्चात ये वापस जा रही है। जैसे यहाँ पर ये आ रही थी और वो वापस जा रही थी। जिस बिंदु पर इन्होंने काटा है वहीं पर आप क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे, और इस तरीके से ये प्रतिबिंब बन गया।
ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है, आई डैश मान लीजिए, इसको ओ डैश मान लीजिए। तो आपने देखा कि इस प्रकार बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो सीधा है, वस्तु से आकार में छोटा है और आभासी है। थोड़ा समय लगता है, इनको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा आपको। आइए चलते हैं आगे और अब बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग किसी अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब को बनाएंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना ये एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। ये उतना आसान नहीं है जितना उत्तल दर्पण में आपने पढ़ लिया आसानी से। यहाँ पर कुल 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। कितने बनते हैं? 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और 6 में 5 + 1 होता है, यानी 5 वास्तविक और 1 आभासी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ये 6 प्रकार के प्रतिबिंब क्यों बन रहे हैं? क्योंकि वस्तुओं की भिन्न भिन्न स्थिति है, जिसकी वजह से प्रतिबिंब अलग अलग बन रहे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ से 1 से लेकर के और 5 तक के एक साथ देखने हैं। क्या लिखा है? यदि वस्तु अनंत पर है तो फोकस पे बनता है। अब देखिए, दूसरा लिखा है यदि वक्रता केंद्र से दूर रखा गया है तो फिर बनने वाला प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना दूँ तो आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। ये एक हम लोगों ने मुख्य अक्ष खींच लिया, इस पर एक हमने अवतल दर्पण बना लिया। थोड़ा सा टेढ़ा बना है इसलिए इसको दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एक ये अवतल दर्पण बना लिया इस तरीके से। अवतल दर्पण के सामने हमने ये बिंदु एक फोकस का बिंदु लिया है और इसी से दुगनी दूरी पर लगभग 2f, जिसको कि हम लोग c भी कहते हैं, उसको रख लिया है वक्रता केंद्र। ठीक है, अब इतनी ही दूरी को लगभग हमने यहाँ पर भी मार्क कर दिया, ये भी f हो गया और इसकी दुगनी दूरी यानी यहाँ पर भी 2f हो गया। ये दर्पण के पीछे है, ये पीछे का भाग है और ये सामने का भाग है। ठीक, अब आपको ध्यान क्या देना, यदि वस्तु अनंत पर रखी यानी यहाँ से बहुत दूर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ आएगा? यदि वस्तु अनंत पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर बनेगा, उल्टा बनेगा क्योंकि वास्तविक है। बात समझ में आ गई? अब आप जैसे जैसे यहाँ से अंदर आते जाएंगे प्रतिबिंब भी यहाँ से बाहर भागता जाएगा। तो अगर यहाँ पर रखी है वस्तु, C पर रखी है, तब कहाँ बनेगा? तब ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा यानी F2F के बीच में बनेगा। अगर वस्तु C पर ही रखी गई है तो फिर प्रतिबिंब सीधे 2F पर ही बन जाएगा जहाँ रखा था। अगर F2F के बीच में रखी गई है वस्तु तो प्रतिबिंब 2F से बाहर बनेगा, उल्टा ही बनेगा, प्रतिबिंब 2F से बाहर बन जाएगा। और यहीं पर अगर वस्तु F पर रख दी है तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? अनंत पे बन जाएगा। तो मतलब आपको केवल ये देखना है कि जैसे जैसे आप वस्तु को दर्पण के करीब खिसकाते जाएंगे प्रतिबिंब दर्पण से दूर भागता जाएगा। और इन बिंदुओं का खास ख्याल रखिए, इन बिंदुओं से आपको चीज़ें याद करने में थोड़ी सहजता होगी, थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, इसको याद रखने का एक और तरीका भी है, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कि इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, क्योंकि अभी जब हम किरण आरेख बनाएंगे तो यहाँ पर ये दिक्कत करेगा। ठीक, इसको याद रखने का एक और तरीका भी है, आइए ज़रा उसको भी लिख के समझ लेते हैं कि क्या वो तरीका है, क्या वो मेथड है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर हम रख रहे हैं वस्तु की स्थिति और यहाँ पर हम रख रहे हैं प्रतिबिंब। ठीक है,
और बीच में हम लोगों ने एक लाइन खींच ली। और इसी तरीके से हम जो है कुछ और लाइनें यहाँ पर बनाए दे रहे हैं। एक, इसी तरह से ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 1 2 3 4, एक लाइन और चाहिए होगी, पांचवी थोड़ी पास में है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहली बात, जब वस्तु जो है वो अनंत पर रखी है, फिर इसके बाद वस्तु जो है 2f से दूर रखी है, फिर वस्तु जो है वो 2f पर रखी है, फिर वस्तु जो है वो 2f से करीब रखी है, उल्टा लिख दिया, f 2f के बीच में रखी है, ठीक है। तो वस्तु जो है वो f से दूर है और 2f से करीब है, और आखिरी u इज इक्वल टू f। f समझ रहे हैं ना, फोकस है। अब आपको जो लिखने वाला काम है वो बहुत आसान है। यहाँ पर आप नंबर डाल दीजिए, 1 2 3 4 और 5। बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूँ। ये क्या करना है, ये वाली चीज़ को यहाँ पे लिख देना है आपको ला करके, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, v का मान f के बराबर होगा, ठीक, आखिरी वाले को पहले पे, ठीक है। ये वाला कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो v का मान f 2f के बीच में आएगा। ये वाला यहीं रहेगा, यानी v का मान 2f पे ही रहेगा, और ये वाला यहाँ आ जाएगा v बियॉन्ड 2f, और ये वाला आखिरी वाले में चला जाएगा v इज इक्वल टू अनंत। अब आप मिला लीजिए दोनों, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यदि वस्तु अनंत पर हो, आ गई अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना रहे थे, फोकस पर, देखिए बन गया फोकस पे। फिर क्या लिखा है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र से दूर रखा गया है, यानी बियॉन्ड 2f रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा था, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना हुआ है। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, वो भी वक्रता केंद्र पे ही बन रहा था। यहाँ पर देखिए जहाँ रखी है वहीं बन रहा है। इसको याद रखिएगा, 2f का मतलब जो है वो c होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। और f जो लिखते हैं, f का मतलब होता है फोकस, ठीक है। इसी तरह से आप आगे भी मिला